हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में विष्णु एस्ट्रो। और आज हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में कि पुष्य नक्षत्र का रोल क्या है, पुष्य नक्षत्र किस तरीके से काम करता है, हर चार्ट में आपने उसके अलग अलग रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं। तो वही आज हम सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, ये जो पुष्य नक्षत्र है, ये पुष्य नक्षत्र आता है कैंसर साइन के अंडर। और कैंसर साइन में पुष्य नक्षत्र आता है और इसके जो डेटी है, इसकी डेटी है बृहस्पति, मतलब जुपिटर। अब इसमें भी देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जैसे कि साइन लॉर्ड वो कौन बनता है, सैटर्न बनता है, लेकिन इस नक्षत्र के देवता, इस नक्षत्र के डेटी वो कौन बनते हैं, जुपिटर बनते हैं, प्लेनेट जुपिटर। तो ये दो अलग अलग टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में कन्फ्यूजन कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि पुष्य इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र इन एस्ट्रोलॉजी, इट्स डेटी इज जुपिटर, दैट इज जीव कारका एंड एसोसिएटेड विथ नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड नर्चरिंग। तो देखो कि जैसे कि ये जो पुष्य नक्षत्र है, तो जितने भी नक्षत्र है एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि 27-28 नक्षत्र है, जैसे कि 28वां अभिजीत नक्षत्र है, लेकिन वो कहीं पर कंसिडर किया जाता है, जैसे कि सर्वतोभद्र चक्र में उसको कंसिडर किया जाता है, वैसे हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो इन सभी नक्षत्रों में सबसे जो ऑस्पिशियस नक्षत्र है वो यही नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र। और इसके जो डेटी है वो जुपिटर, तो इनको जीव कारक कहा गया है, तो जीव कारक। और इनका जो काम है, इनका काम क्या है कि नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड नर्चरिंग। तो जैसे कि मदर क्या करती है अपने बच्चे को, वो नरिशमेंट भी करती है, प्रोटेक्शन भी देती है और नर्चर भी करती है। तो ये जो तीनों क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ मदर में रहती है। तो फिर इसलिए ये नक्षत्र का सिग्निफिकेंस ये कैंसर साइन में आता है। अब देखो, व्हेन द मदर ब्रेस्ट फीड्स हर बेबी, दैट इज शी ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ पुष्य, दैट इज जुपिटर जीव कारका इनटू हर बेबी। दिस इज द रीजन व्हाई जुपिटर जीव कारक गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ कैंसर। अब देखिए, ये जो एक्टिविटी है ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिविटी है, ये पूरी एक्टिविटी आती है कैंसर साइन के अंडर, क्योंकि जो चेस्ट रीजन रहता है, जो ब्रेस्ट रीजन रहता है, वो होता है कैंसर साइन के अंडर आता है, ठीक है। तो इसलिए जो एक्टिविटी है ये पुष्य नक्षत्र के अंडर ही मानी गई है। अब देखो, आयुर्वेदा सजेस्ट टू इनटेक स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम पुष्य नक्षत्र। स्वर्ण इसका मतलब है गोल्ड, जुपिटर। जैसे कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि ये जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो इनको स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप्स देने चाहिए। स्वर्ण प्राशन का मतलब क्या है, उसमें गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जैसे कि गोल्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड का मतलब है जुपिटर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी हेल्थ में आपको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखती है, उनकी जो मेमोरी होती है, उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी तरीके से विकसित होती है, वो डेवलप होती है, उसमें वो स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स वो हेल्प करते हैं। तो उसका भी सिग्निफिकेंस किसके अंडर आता है, ये पुष्य नक्षत्र के अंडर आता है। अब देखिए, एक टर्म है, जैसे कि मून इज कंसिडर्ड एज मोस्ट ऑस्पिशियस इन पुष्य नक्षत्र एंड अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी व्हेन मून कंजंक्ट्स विद जुपिटर दे गिव राइज टू गजकेसरी योगा। अब देखो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग योग रहते हैं, जैसे कि मालव योग, रोचक योग, भद्र योग, उसके बाद शश योग, शाकट योग, अलग अलग योग होते हैं। तो इन सभी योगों में से सबसे ऑस्पिशियस योग कौन सा है, तो गजकेसरी योग है। अब गज का मतलब क्या है, गज का मतलब है हाथी, और केसरी, केसरी। अब देखो, जैसे कि गज केसरी योग है, इस योग में क्या होता है कि जिन भी चार्ट्स में ये योग अप्लाई हो जाता है, इन जातकों को नेम एंड फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, और नेम एंड फेम की वजह से पैसा भी ये लोग बहुत अच्छा पैसा ये अपने लाइफ में कमा लेते हैं। तो अब गज, गज का मतलब क्या है, गज का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कि गज का मतलब है हाथी। अब हाथी, इसका मतलब क्या है कि हाथी ये एनिमल बहुत ही बड़ा है, तो गज इसका मतलब क्या होगा, एलिफेंट, उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दैट इज बिग। और केसरी, केसरी इसमें लायन का नहीं कहा गया है, केसरी का मतलब है रेपुटेशन, ऑनर। तो जितना भी आपको आपके लाइफ में जो ऑनर मिलेगा, जो रेपुटेशन मिलेगा, वो एकदम बड़े पैमाने पे होगा। आप जिस भी फील्ड में अपना करियर करोगे, जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करोगे, उस फील्ड में आप काफ़ी अच्छा सक्सेस अर्न करोगे। द वन हु अचीव्स बिग रेपुटेशन इन लाइफ, उसी का मतलब है गज केसरी योग, और कोई उसका रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। तो गज केसरी का मतलब यही है कि आपको नेम एंड फेम आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन और अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि मदर, दैट इज द कैंसर साइन। अब कैंसर, इसका मतलब ये कैंसर साइन को कहा गया है।
मदर इज द फर्स्ट गुरु सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ पुष्य नक्षत्र। अब देखो जैसे कि कहावत है कि माँ सबसे सबसे पहला गुरु जो है वो माँ होती है। मदर इज द फर्स्ट गुरु। When any planet is placed in पुष्य नक्षत्र, it holds the power to uplift or blossom our life like a lotus। अब देखो ये हर प्लैनेट के कंसेप्ट में लागू पड़ता है कि जो कोई भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में, आपके चार्ट में अगर पुष्य नक्षत्र के अंडर चले जाता है तो वो जो प्लैनेट है वो आपके लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लॉसम कर देगा। मतलब जितने भी आपकी लाइफ में मान लो आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल आपके लाइफ में चल रहे हैं, तो वो स्ट्रगल वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा या फिर आपकी लाइफ को वो बहुत अच्छी तरीके से अपलिफ्टमेंट दे देगा। तो ये ब्लेसिंग्स किसको है? ये ब्लेसिंग्स सिर्फ और सिर्फ पुष्य नक्षत्र को ही है। ठीक है। अब देखो जैसे कि 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी को बताया गया है, तो उसमें से देखो षोडश महालक्ष्मी दैट इज 16 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी सिटिंग ऑन आसना ऑफ लोटस इज वर्शिप अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी। अब देखो ये जो लक्ष्मी जी के 16 फॉर्म्स है, उन 16 फॉर्म्स की हम हिंदू धर्म में पूजा करते हैं। तो अब लक्ष्मी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वीनस का, प्लैनेट वीनस, और आसना क्या है उसका? लोटस। लोटस का मतलब क्या है? पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का सिंबल क्या है? लोटस है। और साइन कौन सा आता है? कैंसर। अब देखो जितने भी लोग वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं, वास्तु प्रैक्टिशनर जितने भी लोग हैं, उनको एक बात पता होगी कि जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन से देवता की होती है? कुबेर देवता की मानी जाती है। तो वीनस दिशा बलि कहाँ पर होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जैसे कि हाउस नंबर 4 जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ हाउस में वीनस को दिशा बल मिल जाता है। तो दिशा बल फोर्थ हाउस में किसको मिलता है? मून को भी मिलता है और वीनस को भी मिलता है। अब देखो ये कितने मतलब कितने आश्चर्य की बात है कि वीनस दिशा बल भी कहाँ पर हो रहा है? कुबेर देवता के डायरेक्शन में जाकर। और एस्ट्रोलॉजी में पैसे का कारक किसको कहा गया है? वीनस को ही माना गया है। और वास्तुशास्त्र में पैसे का कारक किसको, मतलब पैसे की जो एनर्जी फील्ड है वो कौन सी है? कुबेर देवता की ही है, सोम देवता की। तो दिस इज द रीजन वाई वीनस गेट्स दिशा बल इन कैंसर साइन दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। इफ एनर्जी ऑफ सच वीनस इज प्रॉपरली यूटिलाइज देन इट ब्लेसेस द नेटिव विद इमेंस वेल्थ एंड लग्जरी। अब देखो जितने भी लोगों के चार्ट में, जितने भी लोगों के हॉरोस्कोप में अगर ये जो वीनस है इसको दिशा बल मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि वीनस आपके चार्ट में अगर फोर्थ हाउस में जाकर बैठ जाए तो क्या होता है? ये वीनस पूरी कैपेबिलिटी रखता है इमेंस वेल्थ देने की, मतलब बेशुमार पैसा देने की कैपेबिलिटी ये वीनस रखता है। कि जिनका भी फोर्थ हाउस में वीनस हो और वेल प्लेस्ड हो और पॉजिटिव ऑस्पिशियस प्लैनेट से अगर वो उसको एस्पेक्ट मिल रहा हो, तो ये वीनस की कैपेबिलिटीज़, मतलब जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है कि वो आपको इमेंस वेल्थ से ब्लेस करेगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। पुष्य नक्षत्र इज वेरी ऑस्पिशियस टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू इन लाइफ। अब देखिए जैसे कि हर नक्षत्र की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र क्या करेगा? वो किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देगा या फिर कोई भी चीज़ को ख़त्म कर देगा। वैसे ही ये जो पुष्य नक्षत्र है, ये पुष्य नक्षत्र का आप बेहतरीन इस्तेमाल अपने लाइफ में कर सकते हो। वो कैसे? कि आप कोई भी इस मुहूर्त पे नया काम स्टार्ट कर सकते हो। व्हेन मून ट्रांजिट थ्रू पुष्य नक्षत्र ऑन थर्सडे इट बिकम्स गुरु पुष्यमृत योग। तो ये अब देखो ये योग की बात आती है, बहुत सारे फिर से मैं बताता हूँ कि अलग अलग योग रहते हैं। तो उसमें भी एक योग रहता है कि गुरु पुष्यमृत योग। अब गुरु पुष्यमृत योग की एक सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन है कि गुरु पुष्यमृत योग ये सिर्फ गुरुवार के दिन ही फॉर्म हो सकता है। गुरुवार छोड़ के गुरु पुष्यमृत योग कभी भी मंडे को फॉर्म नहीं होगा, संडे को फॉर्म नहीं होगा, सैटरडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही फॉर्म हो सकता है। अब गुरु पुष्यमृत योग इसका मीनिंग क्या है? जिस दिन जैसे कि चंद्रमा हमेशा ट्रैवल जैसे कि अलग अलग राशियों से ट्रांजिट करते रहता है, अलग अलग नक्षत्रों से उसका भ्रमण, गोचर भ्रमण रहता ही है। तो गुरुवार का दिन हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा हो तो वो योग गुरु पुष्यमृत योग बन जाता है। तो सिंपल सी बात है कि चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, मतलब मून ट्रांजिट कर रहा है, और वो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र से अगर गुजर रहा है तो उस दिन गुरु पुष्यमृत योग बन जाता है। इसलिए गुरु पुष्यमृत योग बनने के लिए गुरुवार का दिन होना कंपलसरी है, मस्ट है, अनिवार्य है। अगर कोई बोलता है कि संडे को गुरु पुष्यमृत होगा, सैटरडे को गुरु पुष्यमृत होगा, तो वो नहीं बनेगा, वो गुरु पुष्यमृत माना नहीं जाएगा। गुरु पुष्यमृत तभी माना जाता है जब चंद्रमा गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा हो। तो ये जो दिन होता है ना, ये दिन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ऑस्पिशियस अच्छा माना गया है। आप अपनी नई नई एक्टिविटीज़ इस दिन पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नया व्हीकल परचेज करना है, नई कोई एक्टिविटी आपको करनी है,
न ही कोई लैंड परचेस करनी है। जो कुछ भी आपको ऑस्पिशियस अच्छा काम अगर करना है, अच्छी अगर आपको शुरुआत करनी है, तो वो आप इस नक्षत्र के दिन कर सकते हो। ये नक्षत्र उसके लिए काफ़ी बेहतरीन माना गया है। अब देखो, जैसे कि लॉर्ड गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट बाय सिटिंग अंडर द पीपल ट्री, मतलब ट्री ऑफ पुष्य नक्षत्र। लॉर्ड ब्रह्मा रिसाइड्स इन रूट ऑफ पीपल ट्री, लॉर्ड विष्णु इन ट्रंक, लॉर्ड शिवा इन लीव्स। दैट्स वाई कटिंग ऑफ पीपल ट्री इज बिलीव्ड टू बी मोस्ट इनऑस्पिशियस एक्ट। वर्शिपिंग, वाटरिंग एंड लाइटनिंग दिया अंडर द पीपल ट्री ब्रिंग्स गुड लक टू द नेटिव। अब देखो, जैसे कि हमारे जो भगवान गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध जो थे, तो वो तो भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो एनलाइटन थे, मतलब उनको आत्म साक्षात्कार मिल चुका था, हो चुका था। तो जब भगवान गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने जो अपनी तपस्या की थी, जो अपनी साधना उन्होंने कंप्लीट की थी, वो उन्होंने कहाँ पर की थी? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि ये जो वृक्ष है, इनके भी अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव इन वृक्षों के ऊपर रहता है। तो पीपल का जो वृक्ष है, पीपल वृक्ष के ऊपर प्रभाव किस नक्षत्र का रहता है? तो पुष्य नक्षत्र का ही रहता है। और भगवान गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस पेड़ के नीचे बैठकर। जब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी उन्होंने पूरी कंप्लीट की इस वृक्ष के नीचे बैठकर, तब उन्हें क्या होता? आत्म साक्षात्कार हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ था कि उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, तो वो यहीं से शुरू हुई और यहीं पर वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है। तो जैसे कि पीपल वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि इनके जो रूट्स होते हैं, इनके रूट्स में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इनका जो ट्रंक होता है पीपल के वृक्ष का, तो उस ट्रंक में विष्णु जी का निवास होता है। और जो पत्तियाँ होती हैं, जो पत्ते होते हैं पीपल के वृक्ष के, उसमें शिव जी का निवास होता है। तो इसीलिए पीपल के वृक्ष को आपने कभी भी कट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मतलब प्रेमाइसिस में, लिविंग प्रेमाइसिस में अगर पीपल का वृक्ष कट कर देते हो, या फिर कहीं पर भी आप पीपल का वृक्ष को कट कर देते हो, या फिर किसी भी तरीके की किसी भी तरफ से अगर आप उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो ये मान के चल लेना कि आपके पत्र में आपका जुपिटर चाहे कितना भी बेहतरीन प्लेस्ड हो, कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो, कितना भी योग कारक प्लेस्ड हो, लेकिन फिर भी वो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। वो पूरी स्ट्रेंथ वो खो देगा। ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे कि ये जो पीपल का वृक्ष है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको पानी जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद तेल का दिया उधर लगाना चाहिए। तो क्या होता है कि आपको मतलब गुड लक और वेल्थ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब गुड लक आपके साथ चलता है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष को कभी भी उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कभी भी उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके शास्त्रों में काफ़ी सारी प्रोसेस बताई गई है। वो सब प्रोसेस फॉलो करके ही आपको उसको तोड़ना चाहिए या फिर उसको कोई हानि पहुंचानी चाहिए। वैसे भी पीपल का जो वृक्ष होता है, वो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, उसको किसी भी तरह की हानि मत पहुंचाओ, क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास उसमें होता है। अब देखो नेक्स्ट, इन द हॉरोस्कोप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, थर्ड हाउस rises in पुष्य नक्षत्र। Mahabharata features Krishna holding the divine weapon Sudarshan Chakra, that is third house. Also, Lord Krishna initiated Arjuna by the teachings of Srimad Bhagavad Gita during the war against Kauravas, and in today's world, Srimad Bhagavad Gita have become holy book which encourage our life with knowledge, discipline, honesty, kindness, and our duty towards dharma. During Mahabharata, Lord Krishna chose to be chariot driver of Arjuna. All these represent the auspiciousness of Pushya Nakshatra in third house of Lord Krishna. अब देखो, ये एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसमें हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि महाभारत में जो श्री कृष्ण जी थे, तो जैसे कि श्री कृष्ण जी को जन्मपत्री है, तो वो क्या है, वो टॉरस असेंडेंट का राइजिंग है, और थर्ड हाउस में उनके क्या आता है, कैंसर साइन आता है। तो इसका मतलब पुष्य नक्षत्र कहाँ पर चले गए उनके चार्ट में, तो वो थर्ड हाउस में चले गया। अब देखो, जैसे कि श्री कृष्ण जी थे, तो वो कैसे थे? जैसे कि उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र थे, एक उंगली में उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़े हुए थे। तो सुदर्शन चक्र जो है वो कहाँ पर था? उनके हाथों में था। तो इसका मतलब क्या है कि हाथ रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड हाउस। ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एक्टिवेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ था, भगवद गीता का ज्ञान दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। सेकंड, भगवद गीता बाद में क्या बना? एक होली बुक बना, जो धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर एक सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक बना। और उसमें क्या कहा गया है कि उसमें नॉलेज, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, काइंडनेस और
हमारी जो ड्यूटी है अपने धर्म के प्रति, इन सब के बातों का ज्ञान उसमें दिया गया है। तो अब इसमें क्या हुआ कि सेकंड एक्टिवेशन इसमें हो गया। और थर्ड एक्टिवेशन कैसे हुआ कि जैसे कि श्री कृष्ण जी कौन थे, वो अर्जुन का रथ चलाने वाले सारथी थे। जैसे कि आज का जो टर्म है, तो आज के टर्म में जैसे कि हम ड्राइवर आजकल रहते हैं, तो वो ऐसे वो उनका रथ चलाने वाले वो सारथी थे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये एक तरीके से एक्टिवेशन की बात हो रही है कि जब भी पुष्य नक्षत्र आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है तो आपको उसके क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये उसी का एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि फर्स्ट क्या है कि सुदर्शन चक्र है राइट हैंड में। सुदर्शन चक्र राइट हैंड में, इसका मतलब क्या है कि वो पुष्य नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थर्ड हाउस में पुष्य नक्षत्र आ रहा है श्री कृष्ण जी के। उसके बाद भगवत गीता एक होली बुक बना, तो वो भी आगे पुष्य नक्षत्र थर्ड हाउस नेचुरल कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस बुक्स का रहता है। उसके बाद वो सेकंड एक्टिवेशन हुआ। और थर्ड एक्टिवेशन क्या हुआ कि वो अर्जुन का जो रथ था, वो रथ चलाने वाले वो सारथी बने थे। ऑल दिस रिप्रेजेंट द ऑस्पिशियसनेस ऑफ पुष्य नक्षत्र इन थर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये जो एक सिंपल सी केस थी जिसमें एक्टिवेशन था, तो इस तरीके से भी नक्षत्र का एक्टिवेट पर्टिकुलरली कुछ रेमेडीज से किया जा सकता है। ये उसके बारे में छोटा सा एग्जाम्पल था। अब देखो, ऑल काइंड ऑफ पूजा रिचुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड अंडर द पुष्य नक्षत्र। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी पूजा अर्चा की जाती है, जितने भी भगवान की पूजा वगैरह ये सब रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, ये सब पुष्य नक्षत्र के ही अंडर आते हैं। मतलब आप उसको पूजा कह लीजिए या फिर रीति रिवाज कह लीजिए, जितने भी रीति रिवाज हमारे ट्रेडिशन में फॉलो होते हैं वो सभी पुष्य नक्षत्र के ही अंडर आते हैं। अब देखो, पुष्य नक्षत्र के अलग और भी नाम है, जैसे कि सिद्धा का मतलब क्या है, कंप्लीट। और तीस का मतलब क्या है, ऑस्पिशियस, कंप्लीट एंड ऑस्पिशियस। तो यही नक्षत्र के, इस पुष्य नक्षत्र की क्वालिटीज है। ठीक है, अब देखो श्रीमद् भगवद गीता पुष्य नक्षत्र के बारे में हमें क्या ज्ञान देती है। आई एम मोरल फॉर एनीवन दोज हू एक्सपेक्ट्स विक्ट्री। ऐसे कौन कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी कहते हैं। मोरल, पुष्य इज प्रॉस्परस नक्षत्र इन विच morals कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इफ एनी प्लैनेट गोज इनटू पुष्य नक्षत्र इट बाउंड्स टू गिव यू प्रॉस्पेरिटी। अब देखो, इसमें से एक सिंपल सी बात है कि जो भी प्लैनेट पुष्य नक्षत्र के अंदर जाकर बैठ जाता है, वो प्लैनेट अपनी पूरी कैपेबिलिटी रखता है आपको इमेंस वेल्थ देने की, और आपकी लाइफ काफ़ी वो बेहतर बना देगा। अगर आप उस प्लैनेट के फील्ड में अगर आप चले जाओ, उस प्लैनेट के से संबंधित फील्ड में अगर आप कोई भी कार्य कर लो, तो वो आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना देगा। तो हमें इससे यही बात पता चलती है। According to the mythology, if people born under Adra Nakshatra finds a perfect guru in life and starts following the path of such guru, then no one can defeat such people. अब देखो कि माइथोलॉजी में अलग अलग स्टोरीज है, तो उसमें से एक छोटी सी एक ये भी स्टोरी आती है कि जो आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र के देवता कौन है, तो वो भगवान रुद्र है। लेकिन ये जो आद्रा नक्षत्र के जो लोग रहते हैं, जिनका मतलब चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में रहता है बर्थ चार्ट में, या फिर जिनका फर्स्ट हाउस आद्रा नक्षत्र में राइज हो रहा हो, ऐसे लोगों के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर इन लोगों को अपने लाइफ में अगर कोई भी परफेक्ट गुरु मिल जाए और वो अपने गुरु के दिए हुए निर्देश के अनुसार अगर वो कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो ऐसे लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता है, ये शास्त्र कहते हैं। और ये अनेक जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज है, ये वो स्टोरीज कहती है। ठीक है, अब इसमें से हमको मॉरल क्या निकलता है कि लाइफ ऑफ पीपल बोर्न अंडर आद्रा नक्षत्र स्टार्ट्स ब्लूमिंग बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ पुष्य नक्षत्र, दैट इज गुरु। तो वही बात है कि अगर ये जो आद्रा नक्षत्र के लोग हैं, इनको अगर अपनी लाइफ में प्रॉपर कोई भी अगर गुरु मिल जाए, अगर गुरु की एंट्री इनके लाइफ में जब हो जाती है, तब से इनकी लाइफ ब्लॉसम करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो ये नेक्स्ट, अब देखिए कि ऋग्वेद और महाभारत ये जो ग्रंथ है, ये हमें पुष्य नक्षत्र के बारे में क्या बताते हैं। Jupiter was son of Angiras Rishi and grandson of Lord Brahma, and fire is represented by Jupiter, but this fire is in the form of flame which shows the path in darkness of life. अब देखिए, जैसे कि ये जो ब्रह्मा जी थे, तो उनके दो पुत्र थे, एक अंगिरस ऋषि और एक भृगु ऋषि। तो इनमें से जो अंगिरस ऋषि थे, अंगिरस ऋषि के पुत्र कौन थे, ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जिसको आप प्लैनेट जुपिटर कह लीजिए, या फिर जो गुरुवार का जो दिन होता है वही प्लैनेट जुपिटर, ये इनके पुत्र थे। अब ऋग्वेद और महाभारत में इन्हीं जो जुपिटर है, इनको ही फायर बताया गया है, लेकिन ये भस्म करने वाली फायर नहीं है। ये वो फायर है, ये वो दिया है जो अंधकार में आपको रोशनी की तरफ लेकर जाता है। मतलब वो एक छोटी सी ज्योत है, वो छोटी सी एक फ्लेम है
कि जो आपको जब भी आपके लाइफ में डार्कनेस कोई आ जाती है, जब भी आपके लाइफ में अगर आप जब पाथलेस मतलब आप जब भी अपनी लाइफ में कहीं पर भी भटक जाते हो, तब जब आपको गुरु की प्राप्ति होती है तो वो गुरु क्या करता है, आपको आपकी लाइफ के अंधकार से वो बाहर निकालता है। तो ये जो गुरु है, ये जो फायर है, ये उस फायर के बारे में कहा गया है। ये भस्म करने वाली फायर नहीं है, ये आपको दिशा दिखाने वाली फायर है। तो इसलिए एक छोटा सा टर्म है संस्कृत में कि तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। अब तमसो का मतलब क्या है, डार्कनेस, और ज्योति का मतलब क्या है, लाइट। डार्क ओ गॉड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये जुपिटर की पूरी कहावत है, जुपिटर के ऊपर ही लागू पड़ती है कि हे भगवान, जब भी मेरे लाइफ में अंधकार आता है तब आप मुझे उस अंधकार में से बाहर निकालिए, तब आप मुझे रास्ता दिखाइए। अब देखो कितने सहयोग की बात है कि मतलब बृहस्पति, भगवान बृहस्पति की माता कौन थी, उनकी माँ कौन थी, तो श्रद्धा थी। श्रद्धा का मतलब क्या है, फेथ। तो जहाँ पर फेथ है वहीं पर जुपिटर है, ठीक है। इन एस्ट्रोलॉजी ऑल द सिग्निफिकेशंस ऑफ जुपिटर कम्स अंडर द पुष्य नक्षत्र, मंत्रास, मिल्क, रिचुअल्स, गॉड्स, टेम्पल, रिलीजन एक्सेट्रा। अब देखो ये जो इधर बताया गया है, जैसे कि मंत्र होना, मंत्रस, उसके बाद मिल्क, रिचुअल्स, अलग अलग तरह की मान्यताएं, रीति रिवाज, उसके बाद सभी तरह के देवी देवता, भगवान, टेम्पल्स, सभी तरह के मंदिरें और सभी तरह के धर्म, ये जो होते हैं ये सब जुपिटर ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी जो सिग्निफिकेशंस है ये प्लैनेट जुपिटर के ही अंडर आते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक छोटी सी हमें एक स्टोरी माइथोलॉजी में मिलती है। तो ये स्टोरी क्या है कि वंस लॉर्ड बृहस्पति, that is Guru, visited Swargaloka of Lord Indra, but Indra ignored Guru by his act. But Indra ignored Guru. By this act of Indra, the Guru left his palace and decided to teach a lesson to Indra. Later on, Indra realized his mistake and searched Guru a lot to ask for forgiveness, but he failed to find Brihaspati. The Asuras noticed the absence of Guru and attacked Swargaloka. Indra took the help of Lord Rudra and asked to lead the war against Asuras. Rudra became leader of gods but still got defeated because of the absence of Lord Brihaspati. अब देखो ये माइथोलॉजी में हमें एक छोटी सी स्टोरी मिलती है। तो ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि माइथोलॉजी में कि जैसे कि ये जो भगवान इंद्र थे, तो इंद्र भगवान का वर्णन क्या था उसमें कि वो बहुत ही विलासी देवता है, मतलब वो बहुत ही ऐश कर रहे हैं और उनके पास धन दौलत पैसा सब कुछ है, और वो मतलब एक अपने वो स्वर्गलोक में थे, वो अच्छी तरीके से एंजॉय वो कर रहे थे। अब क्या होता है कि एक दिन बृहस्पति जो थे, बृहस्पति मतलब सभी देवताओं के गुरु, तो देवगुरु उनको इसलिए कहा जाता है कि वो सभी देवताओं के गुरु थे। तो वो क्या करते हैं कि वो एक दिन स्वर्गलोक चले जाते हैं, लेकिन जो ये जो भगवान इंद्र होते हैं ना, ये उनको मतलब उनको क्या करते, इग्नोर कर देते हैं वो, क्योंकि वो उनके ज़्यादा उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो एक कहावत है हिंदी में कि मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो ये जो कहावत है ये पूरी तरीके से लॉर्ड इंद्र के ऊपर वो फिट बैठती है। तो इंद्र भगवान क्या करते हैं, वो इनको इग्नोर कर देते हैं, बृहस्पति को, जुपिटर को, और वो अपना अपना मस्त एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब भी ये बृहस्पति देखते हैं तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करता है, जो देवगुरु बृहस्पति थे वो क्या करते हैं, वो मन ही मन ठान लेते हैं कि अभी भगवान इंद्र को सबक सिखाना है। अब वो क्या करते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं कहते और उस स्वर्गलोक से वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है कि स्वर्गलोक में बृहस्पति नहीं है, ये कौन नोटिस करता है, ये सभी जो असुर थे वो असुर नोटिस कर लेते हैं। अब असुर सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि अभी हम इसके ऊपर स्वर्गलोक के ऊपर अटैक करेंगे। तो सभी जो असुर थे वो असुर क्या करते हैं, स्वर्गलोक पर अटैक कर देते हैं और भगवान इंद्र को वहाँ से भगा देते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो पूरे स्वर्गलोक पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। जब भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, भगवान इंद्र फिर क्या करते हैं कि वो भगवान रुद्र की मदद लेते हैं और फिर से स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो उसमें हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं। अब वो क्यों हारते हैं, क्योंकि उनके जो गुरु थे, उनको जो गाइड करने वाला लाइट था, जो उनके मेंटर आप कह सकते हैं, आज की भाषा में, आज के टर्म में आप मेंटर कह सकते हैं, या फिर उनके जो गुरु थे, उनके गुरु उनके साथ नहीं थे। इसलिए क्या होता है कि वो भगवान इंद्र जो है वो युद्ध हार जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमें एक छोटी सी एक सीख मिलती है एक्चुअली। तो अब बृहस्पति का स्वर्गलोक से वापस यूं ही चले जाना, स्वर्गलोक में से उनको ये क्या बताता है, वो यही बात बताता है कि जब भी बृहस्पति आपकी लाइफ में आएंगे ना, और जब भी बृहस्पति आपको किसी भी चीज़ के लिए पनिश करेंगे, तो वो
कोई बड़ी सीख आपको सिखा के जाएंगे। जैसे कि देखो, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बनता है, टू गेट एनी काइंड ऑफ सक्सेस इन लाइफ वी नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ पुष्यर, दैट इज गुरु। तो जब भी हमको हमारे लाइफ में कोई तरक्की करनी हो, जब भी हमें हमारे लाइफ में कोई अचीवमेंट करनी हो, जब भी हमें हमारे लाइफ में आगे बढ़ना हो, आगे जाना हो, तो हमें लॉर्ड जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर ये संभव ही नहीं है। तो अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में से मॉरल क्या निकलता है कि जब भी भगवान बृहस्पति आते हैं या फिर जब भी जुपिटर आते हैं, या फिर अगर आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी भगवान जो बृहस्पति है वो जब भी पनिश करते हैं, वो जब भी पनिशमेंट देंगे, तो वो ऐसी पनिशमेंट देंगे कि वो आदमी मरते दम तक बोल नहीं सकता। फिर उसके बाद वो आप फिर मरते दम तक याद रखोगे, क्योंकि वो जो पाठ पढ़ाने आते हैं, वो जो सीख आपको दे के चले जाते हैं, वो साधारण सीख नहीं रहती, फिर वो ऐसे वैसे सीख नहीं रहती, वो सीख आप मरते दम तक भूल नहीं पाओगे। दैट इज़ गुरु, दैट इज़ बृहस्पति। और वो ऐसे सीख क्यों देते हैं कि उसके बाद आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कभी भी आपसे ऐसी कोई भूल कर भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो सीख दे देते हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में एक बात बताई गई है कि जुपिटर इज़ द बेस्ट टीचर। जितने भी 9 प्लैनेट्स है उसमें टीचर की संज्ञा किसी को दी गई है, जुपिटर को ही दी गई है। लेकिन जो गुरु है, जो जुपिटर है, बृहस्पति है, वो सबसे बेहतरीन टीचर है, उसके अलावा बेहतरीन टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। तो यही हमको इस छोटी सी स्टोरी से सीख मिलती है। अब देखिए, कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ है, कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ के माध्यम से हम अब जानेंगे कि पुष्य नक्षत्र और किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अब देखो, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट हमारे ग्रेट कैप्टन मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी का है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इनकी तो बर्थ डिटेल्स गलत है, इनकी तो इंटरनेट पर वर्गो एस्टेंडेंट दी गई है, लेकिन इनकी जो बर्थ डिटेल्स है उसमें वर्गो एस्टेंडेंट वो नहीं है, वो जेमिनी एस्टेंडेंट के व्यक्ति है। अब आने वाले समय में मैं आपको बर्थ डिटेल्स वगैरह दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये केस, प्रैक्टिकल केस समझ लीजिएगा। अब देखिए, ये जो MS धोनी साहब है, तो ये है जेमिनी एस्टेंडेंट के, जेमिनी आ रहा है फर्स्ट हाउस में, और उसमें फर्स्ट हाउस में कौन प्लेस्ड है, सूर्य। अब सन यहाँ पर हो जाता है दिशा बली, सॉरी सन यहाँ पर हो जाता है एक्सॉल्टेड, हाउस वाइज वो एक्सॉल्टेड हो जाता है। और मरकरी फर्स्ट हाउस में हो जाता है दिशा बली। तो जैसे कि हमने MS धोनी साहब के मैचेस देखे ही है, तो वो उन्होंने किस तरीके से मैचेस घुमाए हैं, किस तरीके से मैचेस उन्होंने खेले हैं, किस तरीके का उन्होंने नाम कमाया है। अब देखो, जैसे कि अब ये जो पुष्य नक्षत्र का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट हम यहीं पर लागू करते हैं। अब देखो, इनके चार्ट में अगर आप देखोगे तो कैंसर साइन के अंडर आता है पुष्य नक्षत्र। अब वीनस कहाँ पर बैठा हुआ है और राहु कहाँ पर बैठा हुआ है, अगर आप देखोगे तो वीनस कहाँ पर बैठा हुआ है, शनि के नक्षत्र में, यानी कि पुष्य नक्षत्र में। और राहु कहाँ पर बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है कहाँ पर, शनि के नक्षत्र में, यानी कि पुष्य नक्षत्र में। तो वीनस एंड राहु, ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, दोनों प्लैनेट्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, पुष्य नक्षत्र में। अब देखो, ये जो प्लैनेट वीनस है ना, प्लैनेट वीनस बनता है 12th हाउस का लॉर्ड बनता है और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। अब देखो, जैसे कि अगर हम MS धोनी का अगर करियर देख लें, तो MS धोनी का करियर, उनका फील्ड क्या है, स्पोर्ट्स। जब हम एस्ट्रोलॉजी में स्पोर्ट्स का हाउस कौन सा रहता है, 5th हाउस रहता है। तो इससे मॉरल क्या निकलता है, अगर इस इंसान को, इस व्यक्ति को अपना पुष्य नक्षत्र अगर एक्टिवेट करना हो, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड उनको ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो स्पोर्ट्समैन बने। अब देखो, इन द चार्ट ऑफ MS धोनी द प्लैनेट्स राहु एंड वीनस बोथ सिटिंग इन पुष्य नक्षत्र इन सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ। अब देखो, पुष्य नक्षत्र भी कहाँ पर आ रहा है, सेकंड हाउस में आ रहा है, और प्लैनेट्स कौन जाकर बैठे हैं, वीनस बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है। अब ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, ये दोनों प्लैनेट्स भी कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में, मतलब वेल्थ के हाउस में जाकर पुष्य नक्षत्र के अंडर बैठे हुए हैं। अब देखिए, उनके लाइफ में कैसे कैसे टर्न्स आते गए। MS धोनी मेड अ डेब्यू इन द शा ऑफ राहु। अब देखो, MS धोनी का करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, राहु की दशा में स्टार्ट हुआ। अब राहु यहाँ पर कहाँ पर बैठा हुआ है, पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, राहु यहाँ पर क्या करेगा, करियर वो ब्लॉसम करना स्टार्ट कर देगा। हिज करियर स्टार्टेड ब्लूमिंग फ्रॉम 2004 एंड इज राहु इज इन पुष्य नक्षत्र। राहु रिप्रेजेंट्स एनीथिंग बिग। अब राहु क्या करता है, जैसे कि हर प्लैनेट का अपना अपना स्वभाव होता है। राहु क्या करता है, किसी भी चीज़ को होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है, वो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो राहु क्या होता है, अटेंशन ग्रैबर रहता है। और राहु क्या करता है, किसी भी चीज़ को बड़ा कर देता है। अब देखो,
वी आर अवेयर अबाउट हिज लव टुवर्ड्स बाइक्स। अब देखो कैंसर साइन है, तो जैसे कि नेचुरल कालपुरुष की कुंडली में जो कैंसर साइन आता है वो कैंसर साइन आता है 4th हाउस में। अब 4th हाउस किस चीज़ का माना गया है? व्हीकल्स। और MS धोनी के साथ किस चीज़ के शौकीन है? बाइक्स की शौकीन है, बाइक्स कलेक्शन की शौकीन है। राहु इज इन कैंसर, दैट इज कैंसर साइन ऑफ, मतलब व्हीकल्स का साइन है वो। एंड ही हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बाइक्स एट हिज फार्म हाउस। अब ये तो सभी जानते हैं, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जितने भी क्रिकेट के शौकीन क्रिकेट देखते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं कि MS धोनी के पास बाइक्स कितनी हैं, उन्होंने कितनी बाइक्स की कलेक्शन की हुई है। अब देखिए विनस इज इन पुष्य नक्षत्र, हिज लाइफ टुक मेजर यू टर्न इन 2010 एज ही गॉट मैरिड। विनस इन पुष्य गॉट एक्टिवेटेड, विनस दैट इज वाइफ, पुष्य नक्षत्र अगेन एबिलिटी टू ब्लॉसम। अब देखो एक्चुअली इनका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली इनका करियर बूम कहाँ से हुआ? जैसे कि 2007 में उन्होंने तो वर्ल्ड कप जीत ही लिया था, 2020 वर्ल्ड कप 20 ओवर्स का। 2010 में इनकी शादी हुई। अब 2010 में इनकी शादी हुई, इसका मतलब क्या हुआ? उनके लाइफ में कौन आ गया? उनकी लाइफ में उनकी पत्नी आ गई। इसका पत्नी का मतलब क्या है कि इनके लाइफ में किसकी एंट्री हुई? प्लैनेट वीनस की एंट्री हुई। अब देखो, अब वीनस कहाँ पर बैठा हुआ है? वीनस सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है पुष्य नक्षत्र के अंदर। एक्चुअल क्या हुआ यहाँ पर? एक तरीके से एक्टिवेशन हो गया परमानेंटली। अब पुष्य नक्षत्र, अब वीनस अगर वाइफ, अब वीनस का मतलब है वाइफ, और पुष्य यहाँ पर क्या करेगा? एबिलिटी टू ब्लॉसम। एनी प्लैनेट सिटिंग इन पुष्य बॉन्ड्स टू गिव अबंडेंस एंड सक्सेस। ये इसका फाइनल थंब रूल है कि जो भी प्लैनेट पुष्य नक्षत्र के अंदर जाकर बैठ जाएगा तो वो उस प्लैनेट ने आपको अबंडेंस एंड सक्सेस देनी ही देनी है, बाय हुक और क्रुक। किसी भी तरीके से वो प्लैनेट आपको अबंडेंस एंड सक्सेस देगा ही देगा। अब देखो ये सेकंड चार्ट है। अब ये सेकंड चार्ट द लेजेंडरी एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन का है। अब देखो अगेन काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि उनका तो इंटरनेट पे एक्वेरियस असेंडेंट दिखा रहा है और ये बर्थ डेट गलत है, लेकिन नहीं, एक्चुअली वो जो व्यक्ति है तो वो है लियो राइजिंग के, लियो असेंडेंट के। और उनकी जो बर्थ डिटेल्स है, मतलब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई है। तो मैं अब आने वाली वीडियोज़ में या फिर आने वाले समय में आपको वो बर्थ डिटेल्स भी शेयर कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम ये केस स्टडी देखते हैं। अब देखो अमिताभ बच्चन जी का अगर आप चार्ट देखोगे तो उनके चार्ट में देखिए, जैसे कि 12th हाउस देखिए, कैंसर साइन आ रहा है 12th हाउस में, तो इसका मतलब पुष्य नक्षत्र भी कहाँ पर आ रहा है? वो 12th हाउस में आ रहा है। अब प्लैनेट वहाँ पर कौन सा बैठा हुआ है? जुपिटर प्लैनेट बैठा हुआ है कैंसर साइन में। अगर आप 12th हाउस देखोगे तो 12th हाउस कौन से नक्षत्र में राइज हो रहा है? देखिए नक्षत्र लॉर्ड कौन से नक्षत्र में? शनि के नक्षत्र में। इसका मतलब क्या है कि 12th हाउस राइज हो रहा है पुष्य नक्षत्र में। अब इनके अगर आप लाइफ इवेंट्स अगर देखोगे, 12th हाउस किस चीज़ के लिए माना गया है? बैंकरप्सी, उसके बाद एक्सपेंडिचर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, एक्सपेंसेस, वेस्टेज ऑफ मनी एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। अब देखिए उनकी लाइफ पर एक नज़र डालते हैं। इन द अबव चार्ट ऑफ अमिताभ बच्चन द राइजिंग नक्षत्र ऑफ 12th हाउस इज पुष्य नक्षत्र। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1990 ही वेंट थ्रू most difficult phase of life. His company ABCL became bankrupt and was on verge of losing his house and assets. अब देखो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1990 में क्या हुआ था, उनका जो एक पीक पीरियड था, अचानक सडन डाउनफॉल उनकी लाइफ में आ गया था। तो उनकी जो कंपनी थी ABCL कंपनी, वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी, और ऐसी नौबत आ गई थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि शायद उन्हें मतलब अपना घर और अपने एसेट्स भी गंवाने पड़ते। अब यहाँ पर एक्चुअली अगर आप देखोगे कि एक्चुअली हो क्या रहा था, पुष्य नक्षत्र अपना रिजल्ट देना उसने शुरू कर दिया था। द 12th हाउस इन चार्ट रिप्रेजेंट बैंकरप्सी और लूजिंग समथिंग फ्रॉम लाइफ, कैंसर साइन, हाउस एंड एसेट्स। अब देखो 12th हाउस में साइन कौन सा जा रहा है? कैंसर साइन जा रहा है। अब क्या कौन सी चीज़ हाथ से जाने वाली थी? उनके घर जाने वाले थे, उनके एसेट्स, उनके व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, ये सब भी कुछ जो भी है प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो सब उनके हाथ से जाने वाली थी। क्यों? क्योंकि 12th हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, उसमें कौन सी साइन बैठी है? कैंसर साइन बैठी है। वी हैव सीन अबाउट द एनर्जी ऑफ पुष्य इज टू ब्लॉसम। अब देखो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का रोल स्टार्ट हो जाता है। पुष्य नक्षत्र में क्या करना है? पुष्य नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र जो है उसने भी ब्लॉसम ही करना है, उसने आपको नुकसान नहीं होने देना। अब क्या हुआ? राइज फ्रॉम एशेस, दैट इज पुष्य नक्षत्र। ऑल्सो द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ 12th हाउस दैट इज सैटर्न इज प्लेस्ड इन 10th हाउस ऑफ टॉरस, मनी एंड रिसोर्सेस। अब देखो क्या हुआ, ये जो 12th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड है ना, 12th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन बनता है? यहाँ पर शनि बनता है, ठीक है। अब शनि कहाँ पर जाकर बैठा है? 10th हाउस में।
इसका मतलब कि यहाँ पे टॉरस साइन में जाकर बैठा हुआ है। टॉरस साइन दैट इज़ वो फाइनेंस एंड रिसोर्सेज का साइन है, और उसमें शनि जाकर 12th हाउस में बैठ गया, सॉरी 10th हाउस में बैठ गया। अब क्या हुआ, आफ्टर फेसिंग द टफ सिचुएशंस, क्रिटिकल फेजेस ऑफ लाइफ, ही स्टार्टेड राइजिंग इन लाइफ। लेटर ऑन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा ऑफर्ड हिम मूवी ड्यूरिंग हिज वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, हेल्पिंग हिम टू री-एस्टेब्लिश हिज फिल्म करियर। ही ऑल्सो स्टार्टेड होस्टिंग अ स्मॉल स्क्रीन टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति, विच बिकेम हाउस होल्ड नेम ऑफ एवरी इंडियन इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, एक्चुअली पुष्य नक्षत्र का रिजल्ट उन्हें कैसे मिला, क्या हुआ, जब वो ऐसी कगार पर खड़े थे कि जब सब कुछ उनके हाथ से ऑलमोस्ट चला ही जाता, तब क्या हुआ कि एक जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर है यश चोपड़ा, उन्होंने क्या किया, उनकी सिचुएशन देखकर उन्होंने एक फिल्म उनको ऑफर की थी, मतलब एक ने कई सारी फिल्में उनको ऑफर की थी, और उन्होंने क्या किया था, उनका करियर फिर से रीएस्टेब्लिश करवाने के लिए उनको बहुत बड़ी उन्होंने हेल्प की थी। तो वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र एक्चुअली क्या है, पुष्य नक्षत्र के डेटी कौन, एक गुरु है, बृहस्पति है। वो आपको क्या करेंगे, जब भी आपका डाउनफॉल आएगा, जब भी आप ऐसी किसी स्टेज पर खड़े हो जाओगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तब क्या करेंगे, तब वो आपको किसी न किसी तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज पुष्य नक्षत्र। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने टीवी शो होस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, कौन बनेगा करोड़पति। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति के बाद तो उनका मतलब करियर फिर से पीक पर ही चले गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पुष्य नक्षत्र है वो जिस भी हाउस में हो, वो एटलीस्ट आपको नुकसान तो नहीं होने देगा, वो उस हाउस में से भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही दिलवा कर रहता है, मतलब दिलवा देता है। अब देखो, पुष्य नक्षत्र गेव हिम रिजल्ट विद फुल पोटेंशियल थ्रू द 12th हाउस। अब उनको पुष्य नक्षत्र का जो रिजल्ट मिला वो किस माध्यम से मिला, 12th हाउस के माध्यम से मिला उनको। ठीक है, तो एक छोटी सी केस स्टडी थी, सेकंड केस स्टडी। अब हम अपनी थर्ड केस स्टडी की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये तो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर थे, लेजेंडरी एक्टर इरफान खान। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे काफ़ी फेवरेट एक्टर थे और काफ़ी बेहतरीन इंसान भी थे वो। अब देखो, अब हम इनका चार्ट देखते हैं। तो इनका जो चार्ट है वो पाइसेस लग्न का है, और इनका जो पुष्य नक्षत्र जा रहा है, जैसे कि कैंसर साइन जा रहा है इनके चार्ट में 5th हाउस में, और ये जो पुष्य नक्षत्र जा रहा है, पुष्य नक्षत्र इनके चार्ट में जाएगा फिर 5th हाउस में, क्योंकि कैंसर साइन 5th हाउस में आ रहा है। अब देखो अगेन, अगर आप यहाँ पर 5th हाउस देख लोगे तो 5th हाउस कौन से नक्षत्र में राइज हो रहा है, शनि के नक्षत्र में, यानी कि पुष्य नक्षत्र में। अब इनका लाइफ देखते हैं। अबो इज द चार्ट ऑफ एक्टर इरफान खान, हिज ascendant is Pisces, in his chart 5th house is rising in Pushya Nakshatra and Jupiter is placed in Pushya Nakshatra. 5th house represents acting, art, film industry, fashion industry, sports etc. अब देखो, जैसे कि अगर इनका पुष्य नक्षत्र जो है वो 5th हाउस में जा रहा है, और अगर उनको इस पुष्य नक्षत्र का अगर एक्टिवेशन करना है तो उन्हें क्या करना होगा, जो 5th हाउस से संबंधित जितने भी करियर के फील्ड्स रहते हैं उन फील्ड्स में इनको जाना होगा, करियर करने की कोशिश इनको करनी होगी। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, वो कहाँ किस फील्ड में आए, वो फिल्म इंडस्ट्री में आए वो। अब फिल्म इंडस्ट्री देखी जाती है पूरे 5th हाउस से, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, आर्ट, फैशन इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये सब फील्ड 5th हाउस के ही फील्ड रहते हैं। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग नैसर्गिक दशा ऑफ जुपिटर एट द एज ऑफ 16 to 21 ही अपीयर्ड इन हिज डेब्यू फिल्म सलाम बॉम्बे इन 1988। अब देखो, जैसे कि नैसर्गिक दशा का मतलब क्या है कि जैसे कि अलग अलग दशाओं के अलग अलग दशाज रहते हैं, जैसे कि चर दशा, जैमिनी दशा, उसके बाद विमशुत्री दशा, योगिनी दशा, कालचक्र दशा, अलग अलग दशाएं रहती है। तो उसमें से एक नैसर्गिक दशा रहती है। तो नैसर्गिक दशा में क्या हुआ, जब जुपिटर का टाइम पीरियड चला, जुपिटर का टाइम पीरियड नैसर्गिक दशा में 16 to 21 रहता है, 5 साल के लिए वो रहता है। तब उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म की सलाम बॉम्बे, वो की ईयर 1988 में। ठीक है, अब वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बेहतरीन थे, जैसे कि स्पोर्ट्स फील्ड कौन से हाउस से आता है, अगर वो 5th हाउस से ही आता है। ड्यूरिंग इज चाइल्डहुड डेज एंड गॉट सेलेक्टेड फॉर सीके नायडू ट्रॉफी। अब ये जो सीके नायडू ट्रॉफी है, एक जैसे कि रणजी ट्रॉफी रहती है, तो ऐसी एक सीके नायडू ट्रॉफी थी, उस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो वहाँ पर गए नहीं। क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस स्टेप बाय स्टेप, सून ही बिकेम वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टार इन हॉलीवुड टू। अब देखो, उन्होंने इतना नाम कमाया कि उनका नाम हॉलीवुड तक चले गया। अब हॉलीवुड में भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने अपना अपीयरेंस दिया था। ऑल द फेम, स्टारडम, रिकॉग्निशन, कैरियर, वेल्थ ही गॉट थ्रू सिग्निफिकेशन ऑफ 5th हाउस, दैट इज पुष्य नक्षत्र। अब देखो, इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, जो कुछ भी इन्होंने कमाया, वो सब किस हाउस के माध्यम से कमाया, 5th हाउस के माध्यम से कमाया। और 5th हाउस में कौन बैठा हुआ है, पुष्य नक्षत्र बैठा हुआ है। तो उनको भी रिजल्ट कैसे मिले, बेहतरीन रिजल्ट मिले, अपने फुल पोटेंशियल से मिले।
ठीक है। अब देखो, पुष्य नक्षत्र होल्ड्स द पावर टू अपलिफ्ट आवर लाइफ टू ब्लॉसम एंड शाइन लाइक अ स्टार। अब देखो फिर बात वही है कि जब भी पुष्य नक्षत्र जिस भी हाउस में जाएगा, जहाँ पर भी जाएगा, तो उसने तो मतलब ब्लॉसम ही करना है, उसने कभी भी आपको नुकसान नहीं होने देना। ठीक है। बस अब बात ये है कि आप उसको किस तरीके से एक्टिवेट करते हो, या फिर आप किस तरीके से पुष्य नक्षत्र की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप उस फील्ड में या फिर उस डोमेन में आप जा सकते हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप चले जाओगे उसके बाद तो आपका फिर करियर स्टार्ट होना ही है। फिर उसके बाद तो मतलब आपने किसी भी फील्ड में चले जाओ, पुष्य नक्षत्र से संबंधित आपने वहाँ पर चमकना ही है। ठीक है। अब देखो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ मून इन पुष्य नक्षत्र। अब देखो, भारत को जो आज़ादी मिली वो कब मिली? 15 अगस्त 1947 में, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा था। ठीक है। तो ये एक वीडियो थी तो पुष्य नक्षत्र के बारे में, तो उसमें हमने देखा कि पुष्य नक्षत्र किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसके रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने कुछ 2-3 केस स्टडीज़ के माध्यम से आपको दिखाया। अब आप भी अपने अपने चार्ट्स खोल लीजिए और अपने अपने चार्ट्स में अब आप देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की अगर नॉलेज रखते हो, या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हो, कि हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें किस तरीके से पुष्य नक्षत्र के फुल रिजल्ट्स हम ले सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हमको करनी होगी, वो आप उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। और हाँ, अपने जो राय है वो कमेंट्स सेक्शन में आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए नक्षत्र के साथ। थैंक यू।